चलिए, लास्ट की एक वीडियो में हमने इंटरनल इनलाइन और एक्सटर्नल सीएसएस को समझा था। आज हम कुछ ये बेसिक टॉपिक्स सीएसएस में आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे सीएसएस सिलेक्टर्स और यूनिवर्सल सिलेक्टर और ग्रुपिंग सिलेक्टर्स। फिर उसके अलावा सीएसएस को कैसे ऐड किया जाएगा ये हमने एक वीडियो में कवर कर रखा है ऑलरेडी, जिसको मैं आई बटन में दिखा दूंगा रेफरेंस। और सीएसएस कमेंट्स कैसे होते हैं, क्या करते हैं। उसके अलावा सीएसएस एरर्स क्या होता है, सीएसएस में जब एरर आते हैं, या सीएसएस के प्रीडिफाइंड कलर्स, इनके बारे में समझते हैं। तो जो मैंने एक फाइल बनाई है learn_css.html, इस फाइल के अंदर मैं आपको सारे ये चलाकर दिखाता हूँ। सबसे पहला है सीएसएस सिलेक्टर, मतलब हम जब कोई सीएसएस लिखते हैं तो वो किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करके लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर इन दोनों को मैं हटाता हूँ सबको, और यहाँ पर एक H3 देता हूँ। ये एक H3 है और इसके अंदर कुछ लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग 3। ये एक हेडिंग लिखी है मैंने, जो अपने वेब पेज पर कुछ इस टाइप से शो होती है। अगर मुझे इस हेडिंग पर कोई CSS अप्लाई करना है, मतलब इंटरनल CSS अप्लाई करना है, इनलाइन नहीं। इनलाइन में क्या होता है, यहीं पे लिखते हैं हम लोग, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट में लिख सकते हैं। जैसे इसका कलर रेड करना है तो इसमें मैंने इनलाइन लिख दी। लेकिन अगर मैं इसको इंटरनल CSS में लिखना चाहता हूँ, इंटरनल मतलब कि यहाँ पर हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल टैग के अंदर अगर मैं कोई CSS लिखता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा H3 और करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, एंड देन यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रॉपर्टीज और वैल्यू। सिंपल। अब ये इनलाइन CSS हटाते हैं और इंटरनल CSS को ही चलाकर देखते हैं। सेव किया मैंने, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनलाइन CSS नहीं लिखता हूँ तो मुझे इंटरनल CSS लिखना होगा। अब अगर मैं इंटरनल CSS लिखता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा, क्या लिखा, एलिमेंट सिलेक्टर। ये एलिमेंट सिलेक्टर मतलब जिससे मैं एलिमेंट को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। कैसे, H3 मतलब जो भी हेडिंग ऑफ 3 है उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कलर रेड। सेव करते हैं इसको, ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरी एक और हेडिंग है मेरे पास H3, दिस इज अनदर हेडिंग, ऐसे करके मैंने लिखा और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, इसमें तो मैंने कोई प्रॉपर्टी है, मैं नहीं चाहता कि इसका कलर रेड हो, ये वाला जो हेडिंग है इसका कलर रेड हो, ये मैं नहीं चाहता। क्योंकि अब ये क्या करेगा, यहाँ पर देखो, इसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा कि जो H3 है उन सबके कलर्स क्या हो जाए, रेड हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाले का कलर रेड ना हो, इसका कलर क्या हो, ब्लू हो, या फिर इसका कलर कुछ भी नहीं हो। सिंपल, इसका ही कलर चेंज हो, इसका कलर हो ब्लैक जो डिफॉल्ट रहता है, और इसका कलर हो जाए रेड। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमको देनी पड़ती है क्लास। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, तो P दिखा तो एलिमेंट सिलेक्टर, ये होता है P मतलब पैराग्राफ, या फिर यहाँ पे एलिमेंट का नाम, एलिमेंट मतलब कि जैसे P हो गया, H1 हो गया, स्पेन हो गया, ये सब एलिमेंट्स के नाम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। तो ये अपने वेब पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी P एलिमेंट्स हैं उन सब के अंदर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देगा। जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देगा, कलर उसका रेड कर देगा। लेकिन मैं सभी के लिए, सभी P के लिए नहीं चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि हम सभी H3 के लिए नहीं चाहते कि ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो, उसके लिए हमें ID सिलेक्टर या फिर क्लास सिलेक्टर का यूज करना पड़ेगा। ID को हैश से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ID होती है हैश से, मतलब अगर मैं हैश करके यहाँ पर ID दे देता हूँ, मतलब माई हेडिंग और करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, एंड यहाँ पर आप जो प्रॉपर्टीज लिखोगे, जैसे कलर मैंने लिखा ब्लू, ठीक है, या फिर रेड ही लिखते हैं अपन इसको एक बार। और अब देखना आप, इसको मैं हटा देता हूँ। अब जहां पर मतलब जिस एलिमेंट के पास ये वाली ID रहेगी उस एलिमेंट में कलर होगा रेड, सिर्फ उसी एलिमेंट में, चाहे वो H1 हो। जैसे क्लास एट्रीब्यूट के अंदर मैं उस ID को अगर कॉल कर, सॉरी ID एट्रीब्यूट के अंदर अगर मैं उस ID को कॉल करता हूँ, क्योंकि हमने ID बनाई है ना हैश से, तो मैं ID के अंदर उसको लिखूंगा। तो जिसके अंदर मतलब जिस एलिमेंट के अंदर मैं इस ID को लिखता हूँ, सिर्फ उसी एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। सेव करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो बाय सब में नहीं हो रहा अब, ठीक है। ये होता है ID सिलेक्टर। नेक्स्ट आता है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर में क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर ये होता है डॉट से। सिंपल, जो हैश से था वो ये होगा डॉट से। माई हेडिंग अंडरस्कोर क्लास, इस क्लास का नाम मैं ऐसे दे देता हूँ। जरूरी नहीं है क्लास लिखना, लेकिन मैंने इसका नाम डिफरेंट किया क्योंकि ID और क्लास के नाम दोनों के सेम नहीं हो सकते। अब यहाँ पर मैं जैसे क्लास को कॉल करूंगा तो इस टाइप से कॉल करूंगा, मतलब इस क्लास को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सॉरी
अब जैसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रेड नहीं, इसको देते हैं अपन ब्लू। माय हेडिंग क्लास की जो प्रॉपर्टी है उसमें कलर क्या होगा, ब्लू। अब इसको मैं जहाँ पे कॉल किया जिस एलिमेंट के लिए कॉल करूंगा उसके लिए ये देखो। अब इसका बेनिफिट क्या है, मैं इसको पी के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ। ये देखो पैराग्राफ के अंदर भी मैंने इस क्लास को कॉल किया और ये मान लो एक पैराग्राफ है, सेव किया और रिफ्रेश किया, ये देखो। मतलब जिस एलिमेंट के अंदर मैं इस वाली क्लास को कॉल करूंगा वहां पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, या फिर जिस एलिमेंट के अंदर मैं इस आईडी को कॉल करूंगा वहां पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अब क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर आपको एक ही एलिमेंट के लिए काम करना है तो आप आईडी का ही यूज करो क्योंकि आईडी यूनिक होती है, और अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ काम करना है, मतलब कि ये H1 H3 के लिए भी होगा, P के लिए भी होगा, स्पेन के लिए भी होगा, तो आप क्लास डिफाइन करो ताकि इस क्लास को हर जगह आप सिंपल कॉल करो और ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। इसका एक बेनिफिट और रहता है, मान लो आपको क्लाइंट ने बोला कि ये जितने भी H3 है, ये P है, इनका कलर चेंज कर दो, तो आप डायरेक्ट इस क्लास के अंदर आओगे और यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दोगे। लाइक मैंने इसका कलर कर दिया येलो, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो जहां जहां पर ये वाली क्लास है वहां पर मैं इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करवा सकता हूं सिंपल एक चेंज से। चलो अब यहां से समझते हैं। CSS सिलेक्टर की बात कर रहे हैं तो CSS को हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं पैराग्राफ से, आईडी से, क्लास से, आईडी से, क्लास से, और देखो अगर हम किसी एलिमेंट में CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट एलिमेंट सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी एलिमेंट में या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट में ही CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर मैं आईडी सिलेक्टर का यूज करूंगा या फिर क्लास सिलेक्टर का यूज करूंगा। जब मुझे मल्टीपल एलिमेंट चाहिए तो मैं क्लास सिलेक्टर का यूज करूंगा। यहाँ पर है P डॉट सेंटर, P मतलब एक पैराग्राफ और डॉट मतलब क्लास, मतलब ऐसा पैराग्राफ जिसके अंदर क्लास सेंटर हो, उन पैराग्राफ्स के लिए ही ये अप्लाई होगा। चलो इसको भी समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा P या H3 डॉट माई हेडिंग, ऐसा लिखा, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट है, देखो मैंने क्या लिखा H3 डॉट माई हेडिंग क्लास। अब सिर्फ वही H3 जिनके अंदर, या फिर ऐसा सिर्फ H3 एलिमेंट की बात कर रहा है ये कि सिर्फ H3 एलिमेंट जिनके अंदर क्लास क्या हो ये हो। अब यहाँ पर देखेंगे तो अपन क्या है, H3 के अंदर क्लास क्या है ये, और P के अंदर भी यही क्लास है ना। P के अंदर भी ये वाली क्लास कॉल कर रखी है अपन ने और H3 के अंदर भी कॉल कर रखी है। अब होगा क्या इससे, ये सिर्फ H3 इसके अंदर अप्लाई करेगा, इसके अंदर नहीं चलाएगा, है ना। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये देखो कहाँ चल रहा है ये, सिर्फ H3 में, क्योंकि हमने बोला है सिर्फ H3 एलिमेंट में क्लास विथ माई हेडिंग क्लास, बस उसके लिए ही करना है इसको, बाकी सबके लिए नहीं करना है, ठीक है। लाइक दिस। अब अगर मैं जैसे H3 का हो गया, ऐसे अब मैं अगर यहाँ पे इसको हटाते हैं, या फिर सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ P, क्या लिखा, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखो अब क्या कह रहा है वो, उसके कहने के अकॉर्डिंग ये है कि सभी P एलिमेंट जिसके पास क्लास क्या हो ये वाली। क्लियर, ठीक है। सिलेक्टर्स बहुत इजी है, क्या है, अगर मुझे एलिमेंट के हिसाब से CSS लगानी है तो एलिमेंट का नाम दे दो, अगर मुझे आईडी के हिसाब से देनी है तो आईडी के अंदर डिफाइन कर दो जो जो प्रॉपर्टी लिखनी है। क्लास के हिसाब से बनने मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज चाहिए तो मैं क्लास के अंदर डिफाइन कर दूं, और क्लास को बनाते हैं हम लोग डॉट से। फिर P डॉट सेंटर मतलब हर पैराग्राफ, हर सारे वो पैराग्राफ जिनके अंदर क्लास सेंटर हो उनके लिए ये प्रॉपर्टीज चाहिए तो आप P डॉट सेंटर लिख दो, या H1 डॉट सेंटर, H2 डॉट सेंटर, या एलिमेंट डॉट क्लास का नाम लिख सकते हो, तो ये प्रॉपर्टीज उनके लिए अप्लाई होगी। आगे अपन आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, आपके पूरे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास HTML के हैं आपके वेब पेज में, सभी एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो, ये होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। मतलब मैंने लिखा स्टार, देखो लाइक दिस, मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूँ स्टार, और जो भी प्रॉपर्टी लिखी मैंने अंदर क्या लिखा, टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर ब्लू, तो यूनिवर्सली मतलब मैं सब पे अप्लाई कर सकता हूँ। सेव किया और रिफ्रेश किया, सभी एलिमेंट्स H3 पैराग्राफ, है ना, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट्स पर ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई, इजी। ये क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। आगे आते हैं हम लोग ग्रुपिंग सिलेक्टर। ये ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या होता है, ग्रुपिंग सिलेक्टर का मतलब ये होता है कि H1 के अंदर ये प्रॉपर्टीज है,
H2 के अंदर ये प्रॉपर्टीज है और P के अंदर ये प्रॉपर्टी है। मतलब एग्जांपल के लिए समझो आप कि आपके पास H1 है एलिमेंट, आप चाहते हो कि उस H1 के लिए प्रॉपर्टी क्या हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड। फिर H2 भी आप H2 के लिए भी यही चाहते हो सेम कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड। पैराग्राफ है आपके पास, पैराग्राफ के लिए भी आप चाहते हो कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड। अब तीनों प्रॉपर्टीज सेम है, देखो तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है, तो इनको अलग अलग ना लिखते हुए, मतलब H1 के लिए भी यही काम करना है, H2 के लिए भी यही काम करना है और पैराग्राफ के लिए भी सेम ही काम करना है, तो फिर आप इनको ग्रुपिंग में लिख सकते हो। कैसे? H1, H2, P के अंदर ये कर दो, सिंपल। H1, H2, P के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड कर देना, इजी लाइक दिस। तो आप H1, H2 और P के लिए ये सब प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई। अब ये क्लियर है, समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट अपन आते हैं हाउ टू ऐड CSS। अब CSS को ऐड करने के 3 तरीके हैं, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS। किसी एलिमेंट के अंदर ही CSS लिखने को इनलाइन CSS कहते हैं, और पेज के हेडर में स्टाइल एलिमेंट स्टाइल टैग के अंदर अगर आप CSS लिखते हो लाइक दिस, ID क्लास और ये इन तरीके से, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS। अगर आप किसी अलग CSS फाइल में कोई CSS लिखते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल CSS। दैट्स इट। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग, और ये भी आई बटन में दिखा देंगे, तो आप उसको देख सकते हो। आगे हम लोग आते हैं कमेंट्स। CSS में कमेंट्स कैसे करते हैं? कमेंट्स करने का तरीका होता है // और जो भी कमेंट का टेक्स्ट है वो लिख दो एंड देन */। इस टाइप से हम लोग कमेंट्स कर सकते हैं CSS के अंदर। कमेंट्स का यूज करते हैं हम लोग लाइन के बारे में या कोड के बारे में कुछ भी नोट्स लिखने के लिए, सिंपल। अब आते हैं CSS में एरर्स के बारे में, मतलब CSS में एरर्स कैसे आते होंगे, एरर आते होंगे नहीं आते होंगे, ये देखते हैं। तो CSS में एरर नहीं आता है, मतलब आपको एरर दिखेगा नहीं कि ये प्रॉपर्टी खराब है या ये गलत है, ये सही है। आपको CSS में एरर देखने के लिए, मतलब इसको समझो पहले आप। एरर्स इन CSS कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर और स्टाइल्स नॉट बीइंग अप्लाइड करेक्टली। मतलब जो आप स्टाइल लगा रहे हो वो सही से अप्लाई नहीं होगी और आपको अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर मिलेगा, मतलब आपका एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा या फिर पेज डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी डिजाइन बिगड़ जाएगी, ऐसा कुछ करेगा, लेकिन एरर नहीं देगा। दिस पेज शोज कॉमन CSS मिस्टेक्स। ऐसा मतलब वो जो पेज है पर्टिकुलर, जो पेज बिगड़ रहा है वो पेज ये दिखा रहा होगा कि आपके पेज में कुछ भी स्टाइल एरर है या फिर कुछ भी एलिमेंट या कुछ भी एरर आप मतलब CSS टाइप से कुछ है, ठीक है। एरर ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, अनडिफाइंड वेरिएबल, ये वो, क्योंकि इसमें नहीं है, ठीक। जैसे एरर्स कब आ सकते हैं आपको? जैसे अगर आप सेमीकोलन को मिस कर दोगे या प्रॉपर्टी के नाम गलत लिख दोगे या गलत वैल्यू लिख दोगे प्रॉपर्टीज की, या फिर क्लोज करना भूल जाओगे ब्रैकेट्स को। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल के लिए, ये बेड क्लास है, डॉट बेड क्लास, इसके अंदर पेडिंग 20 पिक्सल, मार्जिन 20 पिक्सल, और ये ओपन किया हमने लेकिन क्लोज नहीं किया। अब अगर हमने क्लोज नहीं किया है तो फिर ये एरर देगा। या फिर कब आ सकता है? जब हम लोग एक्स्ट्रा कोलन लगा दें, मतलब यहाँ पे कोलन लगाए ना, मैं अगर गलती से डबल लगा दूंगा तो ये एरर देगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है उसके सिंटेक्स में। फिर टाइप्स लाइक एक्स्ट्रा कोलन और मिसप्लेस्ड ब्रैकेट्स कैन कॉज रूल्स। एक्स्ट्रा कोलन या फिर एक्स्ट्रा कोलन जो मैंने बताया अभी देखा अपन, है ना, और मिसप्लेस्ड ब्रैकेट्स, मतलब ये ब्रैकेट्स वगैरह भी अपन गलत कर दें या फिर सेमीकोलन नहीं लगाएं। कुल मिलाकर इसका जो सिंटेक्स अगर फॉलो नहीं करते हैं तो वो मिसबिहेवियर करेगा या फिर ऐसा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करेगा जिससे आपका पेज डिजाइन बिगड़ जाएगा, सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट अपन आते हैं CSS कलर्स पे। CSS कलर्स में क्या है? CSS में कुछ प्री डिफाइंड कलर्स हैं, जैसे टोमेटो, ऑरेंज, डोजर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, स्लेट ब्लू, वॉयलेट और लाइट ग्रे। मतलब इन कलर का डायरेक्ट नाम यूज कर सकते हैं हम लोग हमारे कोड में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये सो हटाता हूँ मैं, और बॉडी के लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इनलाइन CSS से लिख देता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड हाइफन कलर, और यहाँ पे लिखा मैंने टोमेटो, सिंपल। सेव किया इसको और इसको रिफ्रेश किया तो ये देखो, ये टोमेटो इसका कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर मतलब बॉडी का, है ना। फिर मैं अगर इसमें लिखता हूँ दूसरा कोई कलर, जैसे डोजर ब्लू, तो मैं डोजर ब्लू भी इसमें लिख सकता हूँ। ये कुछ प्री डिफाइंड कलर्स है CSS के अंदर, जिसका हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। अब इसको भी अगर मैं इंटरनल CSS में लिख के देखूं तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसमें देंगे क्लास, या फिर क्लास देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉडी एक ही रहेगी पूरे पेज में, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर दे सकते हैं, बॉडी कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड सेम वही बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे प्रॉपर्टी सजेशंस मिल जाएंगे, एंटर करके आप कर सकते हो, यहाँ पे खुद से टाइप करो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीडियम सी ग्रीन, ये सेव किया और रिफ्रेश किया, लाइक दिस।
इस टाइप से ये कुछ बेसिक से CSS के, इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे पेडिंग, मार्जिन और इनके बारे में और चीज़ें हैं अपने को देखने को मिलेगी। तो हम लोग किसी और क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।